या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीनदयाल विरसंहारी हरहुनाथम संकटभारी। ओम श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री सरस्वती माता की जय हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेशियंस एवं टॉपर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.2 के बारे में। इस प्रश्नावली में 2 प्रकार के प्रश्न है साथियों। कुछ जो डायरेक्ट आपके रैखिक समीकरण दे के रखे हैं, कुछ प्यारे साथियों आपको शब्दों पे आधारित प्रश्न दिए हैं और उनका पहले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उनको हल करना है। इस पूरे वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है। क्योंकि लिखा हुआ है साथियों कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। लेकिन पहली बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हम सभी के सामने, जिस मेथड से मैं बात करने जा रहा हूं वैसे ही आप लगाएंगे, आपका सबसे बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। सबसे पहले क्या देखे रखा है पहला सवाल x + y = 14 और x - y = 4। प्यारे बच्चों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब आइए जिस तरीके से मैं लिखने जा रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान लेने। ओके, उसके बाद लिखेंगे x + y = 14 लिख देंगे। हमें x की वैल्यू चाहिए तो जो x को छोड़ के जितना भी पार्ट होगा हम ट्रांसफर कर देंगे। x = हो जाएगा 14 - y। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके ध्यान देंगे, तो x - y = प्यारे बच्चों 4। y की वैल्यू हमको निकालने है, यहाँ x की वैल्यू रख करके। x की वैल्यू कितना साथियों हमारे पास है 14 - y और -y = प्यारे बच्चों 4। अब क्या करेंगे, हमारे पास 14 और माइनस प्लस हो जाएगा 2y = 4। हम डिजिट को डिजिट की ओर लेकर जाएंगे तो -2y = 4 - 14 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो -2y = प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 14 में से 4 जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा प्यारे बच्चों। और 2 1 कम 2 2 पंचे 10, तो y का मान कितना देगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको जरूर समझ में आएगा। अभी क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ओके, लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये आ रहा है, इसे यूज कर लेंगे। फिर जो x = क्या है 14 - y, तो x = प्यारे बच्चों कितना है 14 - 5 है प्यारे बच्चों। तो x = कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने x की वैल्यू निकाला है प्यारे बच्चों और कैसे मैंने y की वैल्यू को निकाला है। आप लास्ट में लिख सकते हैं, अतः x = 9, y = 5 होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि अभी तक जो मैंने प्रश्न समझाया है वो आपको जरूर समझ में आएगा। इसी प्रकार लगातार इस वीडियो में बने रहें। आपको एक्सरसाइज 3.2 के सभी प्रश्नों का सलूशन बहुत ही आसान तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। आइए हम लोग आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है s - t = 3। फिर लिखा हुआ है s + t अपान में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है = 6। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम समीकरण 2 पहले अच्छी तरीके से बना लेंगे। ओके, तो 2 1 कम 2 यस हो जाएगा प्यारे बच्चों। 3 1 कम 3 हो जाएगा 3t। यहाँ पे 3 दूनी 6 और इस 6 को यहाँ से गुणा करेंगे 6 कम 36, ये समीकरण 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर आपको क्या लिखना है, पहले लिखेंगे
समीकरण 1 से x का मान लेने पर। इतना समझ में आया मेरे बच्चों? तो जब x नहीं है तो x का मान क्या लोगे, तो x को हटा दो, यहाँ पर यस और टी है तो यहाँ पर यस लिख दो। ये नहीं कि सभी में x लिख देंगे प्यारे बच्चों, जो वेरिएबल होगा वह वेरिएबल आपको लिखना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही होगी चीजें। ओके, अब ध्यान देंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर, तो हमारे पास क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। अब माइनस में 2 उधर चला, माइनस में टी उधर चला जाएगा तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। अब इस s की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे मेरे बच्चों, अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यारे बच्चों, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब s के जगह पे रखेंगे 3 प्लस टी रख देंगे तो 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ जो 2 है ब्रैकेट के बाहर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब डिजिट को ट्रांसफर कर देंगे, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। पहले बच्चों ये हो जाएगा 5t, क्या हो जाएगा पहले बच्चों ध्यान से देखेंगे, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर पहले बच्चों 5t और यहाँ पे कितना बचेगा, 30 बचेगा, 5 एकम 5 5 6 30, तो हम कह सकते हैं पहले बच्चों t इज इक्वल टू 6 हो गया, t इज इक्वल टू 6 हो गया पहले बच्चों। अब इस t की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, t की वैल्यू को समीकरण हम कहाँ रख देंगे पहले बच्चों, 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले बच्चों t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है पहले बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः t बराबर 6 s इज इक्वल टू 9। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हम लोग 2 प्रश्न हल कर चुके हैं, ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हमारे पास जो जगह बची हुई है इसमें हम लोग अपने प्रश्न संख्या 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे सवाल क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साथियों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ लिखेंगे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। वही प्रक्रिया हम बार बार अपना रहे हो, ध्यान से देखेंगे आप सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं, 1 से x का मान लेने पर। ओके पहले बच्चों जब x की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपान 3 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ लिख देंगे पहले बच्चों, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान देंगे समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, 9x प्लस सॉरी माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो x के स्थान पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 9 3 प्लस y अपान 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इतना तो आपको प्यारे बच्चों समझ में आ ही गया होगा कैसे क्या क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, हम इस 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 प्लस 9y, इस 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9y और 9 3 जा 27। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि प्लस माइनस y भी कट जा रहा है और बराबर में 27 27 भी कट जा रहा है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, y का कोई भी मान नहीं बदल रहा है, y बच ही नहीं रहा। जब y नहीं बच रहा तो हम क्या लिखेंगे, y के मान का अस्तित्व नहीं है।
एक्स का मान तो हम ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन जब हमारा वाई का मान नहीं निकलेगा तो क्या एक्स की वैल्यू निकल पाएगी? ये नहीं निकल पाएगी। तो लिख देंगे इसका अस्तित्व नहीं है, इसका ये अतः लिख दो क्या, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं का मतलब ये सवाल नहीं लग सकता है, या इस सवाल की वैल्यू नहीं निकल सकती है, या इस सवाल में एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकल सकती है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग 3 प्रश्न हल कर चुके हैं। ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अभी हमें इसी क्रम में अगले 3 प्रश्न और हल करने हैं, इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने 3 प्रश्नों को और आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार के सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं, ध्यान से देखेंगे। सवाल क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। जैसे समीकरण 1 मान लो प्यारे बच्चों, ओके। फिर उसके बाद साथ 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 इक्वल टू समीकरण 2 मान लो। आइए इन सभी को हम लोग हल करते हैं। पहले समीकरण 1 की बात करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब ध्यान से देखेंगे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं पहले बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक मान सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक मान सकते हैं। पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ओके। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2x, यहाँ 10 डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन हो जाएगा, प्लस 3y, ओके। अपान में 10 कॉमन ले लेंगे इक्वल टू 13 अपान 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण 1 हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, ओके। ये समीकरण 1 हो गया पहले बच्चों। अब इसी प्रकार से हमारा समीकरण दूसरा है, कैसा ध्यान से देखेंगे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। इसके नीचे भी एक मान लो, इसके भी नीचे एक मान लो, इसके भी नीचे एक मान लो। बिना ये हटाए भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा वहां पे लेंथ है, वहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा है। पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा। ये हो सकता है मेरे बच्चों 4x प्लस 5y अपान 10 इक्वल टू 23 अपान 10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण 2। अब हम लोग यूज करने वाले हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 इसे यूज करने वाले। समीकरण 1 2 से माने या ना मानो कोई दिक्कत नहीं, या मान लो तो उसी को हम दोबारा मान लें, या 3 4 जो भी चाहे वो मान सकते हैं। अब ये सही तरीके से इसको हल करना शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर, x का मान लेंगे समीकरण 1 से तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हम x की वैल्यू चाहे x को बचा के जितना भी बचेगा हम ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान में 2 हो जाएगा। पहले समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे पहले बच्चों, अब x के मान को समीकरण इसमें 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ओके पहले बच्चों। अब यहाँ ध्यान देंगे ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y अपान में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 13 चौको 52 हो जाएगा पहले बच्चों, माइनस 4 3 12y, इस 2 से यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, 5 दूनी 10 10y बराबर में पहले बच्चों 23 दूना 46 होगा 46। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 12 जाएगा नहीं, 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस 2y, और 46 डिजिट को डिजिट की ओर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 52 प्यारे बच्चों, हो जाएगा माइनस 2y
इक्वल टू यहाँ पर -6 बचने वाला है, 2 1 कम 2 2 3 6, तो y का मान कितना हो जाएगा 3, y का मान कितना हो जाएगा 3 प्यारे बच्चों। अब इस y के मान को हम लोग कहाँ पुट करने वाले हैं, समीकरण 1 में पुट करने वाले हैं। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपान 2 हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। तो x इक्वल टू 4/2, 2 1 कम 2 2 2 4। तो हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं, या आप x का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 4/2, 2 1 कम 2 2 2 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको x और y की वैल्यू समझ में आई होगी कि मैंने कैसे निकाला है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि x और y की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे निकल रहा है। अभी तक चौथा सवाल हमारा लग चुका है और पांचवा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर रूट आ गया है प्यारे बच्चों। पांचवें सवाल में रूट आ गया है, ध्यान से देखेंगे। पांचवा सवाल लिखा है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और लिखा हुआ है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसे समीकरण 1 मान लो प्यारे बच्चों, इसे समीकरण 2 मान लो। सबसे पहले तरीका वही लगाएंगे, तरीका वही लग रहा है हर सवाल में। देखेंगे समीकरण 1 से प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि रूट वाला सवाल है, रूट वाले सवाल में अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चों √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो x √2x इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों √3y और माइनस में प्लस हो जाएगा उधर माइनस में, और x इक्वल टू हो जाएगा √3y अपान √2 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिख देंगे प्यारे बच्चों अब x के मान को समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रख देंगे प्यारे बच्चों। तो ये है हमारा √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, हम x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे तो जो √3 ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा माइनस √3y और नीचे क्या है √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। गुणा करेंगे, रूट रूट सेम जब गुणा हो जाता है प्यारे बच्चों क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो लिख सकते हैं -3y, 8 दूनी 16 इक्वल टू तो माइनस कितना हो जाएगा 16y और 2 0 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख सकते हैं √16 का मान 4 होता है तो -3y -4y इक्वल टू 0। अब देखेंगे ध्यान से प्यारे बच्चों, -16 हो जाएगा तो -7y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 अपान -7, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्यारे बच्चों। y का मान कितना आ चुका है 0 आ चुका है। अब इस y की वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे और x की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 साथियों हमारा यही है, इससे हमारा ये बना है, इससे हमारा ये बना। तो यहाँ देख सकते हैं x इक्वल टू माइनस √3, y का मान 0 है, 0 रखेंगे, √2 हो जाएगा। √3 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, x इक्वल टू 0 अपान √2, √2 को 0 को √2 से भाग करोगे तो जो क्या आने वाला है 0 आने वाला है, x इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में, अतः x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि ये सवाल भी आपको प्रसन्न तरीके से समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपसे मैं बार बार कहता हूँ सवाल को प्रैक्टिस करो, क्योंकि जीतता वही है जो प्रैक्टिस करता है। अधिकतर पढ़ने वाले बच्चे असफल हो जाते हैं क्योंकि प्यारे साथियों वो प्रैक्टिस नहीं करके रखते हैं। आपसे मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस करिए, आपसे आगे यदि कोई निकल जाए तो मुझे बता देना।
ओके, अभी तक अच्छा लगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? तो अभी हमारे पास एक प्रश्न और इसमें बचा हुआ है, इसको हल करेंगे, फिर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज में पहुंच जाएंगे। आइए साथियों यहाँ पहुंचते हैं जहां भी हमें पहले पहुंचे। साथियों मेरे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ ध्यान से रखिए। इसको मैं यहीं पे आपको ट्रांसफर करना सिखाता हूँ। 3 त्रिका 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिका 9 पे तो ये क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10 तो कितना हो जाएगा पहले बच्चों 10y हो जाएगा, इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तो हो जाएगा माइनस 12। इसको गुणा करते हैं, 2 एकम 2x, 2x प्यारे बच्चों, प्लस 3 एकम 3y, 3 एकम 3y और बराबर में प्यारे बच्चों अब यहाँ देखेंगे 2 एकम 2x प्लस 3 एकम 3y, 3 दूनी 6 बराबर 13/6। बराबर में जो दोनों से में कर सकता है, मतलब बराबर इधर 13 बचा तो बराबर हम इसे 13 लिखेंगे। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इतना तो आपको समझ में आ चुका है। तो पहले लिखेंगे, पहले बच्चों क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान लेने पर, x का मान लेने पर पहले बच्चों तो क्या करेंगे, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। हम x की वैल्यू चाहिए तो 9x बराबर ले सकते हैं माइनस 12 प्लस 10y और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y अपान 9। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगर आप और नया तरीका इसमें लगाना चाहे तो और लगा सकते हैं। अब मेरा यहाँ 2 समीकरण होगा, इसको हम तीसरा समीकरण भी मान सकते हैं। अब ध्यान से देखना, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 में रखेंगे, यहां रख सकते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब x के जगह पे वैल्यू रख देंगे तो 2 ब्रैकेट में माइनस 12 प्लस 10y अपान पहले बच्चों 9 हो जाएगा, प्लस 3y इक्वल टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 12 दूना 24 माइनस 24 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 10 दूना 20, 20y हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 9 3 27 तो हो जाएगा 27y और 13 9 117 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस 9 से यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे, वो प्लस 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 हो जाएगा तो 20 और 27 होता है 47 तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 47y इक्वल टू 117 प्लस प्यारे बच्चों 24 हो जाएगा। तो जब 47y इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 141 आएगा और यहाँ पे 47 हमको लिखना है, 47y तो 47 से कम 47 दिया होता है 141 प्यारे बच्चों। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे, इस द्वारा हमने इसको समीकरण 3 मान लिया है। तो यहाँ लिखेंगे पहले बच्चों y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अपना क्या करें बच्चों, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपान 9 है। x इक्वल टू क्या है बच्चों माइनस 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 आ गई है बच्चों और अपान में कितना है 9 तो x माइनस 12 10 30 प्लस 30 अपान में 9 x इक्वल टू 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा पहले बच्चों कमेंट में बताओ, 18 बचेगा। 18/9 9 एकम 9 9 दूनी 18 x बराबर कितना आएगा 2 आएगा। ओके लास्ट में लिख देंगे पहले बच्चों अतः x इक्वल टू 2 y बराबर 3 होगा। ओके कहता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है ना। अभी तक कोई डाउट? अभी तक हम लोग प्रश्नावली 3.2 के 1 नंबर प्रश्न की जो 6 प्रश्न है साथियों, जो डायरेक्टली हमारे पास प्रश्न रैखिक समीकरण देके रखे हैं उनको सॉल्व करना था, वो हो चुके हैं। अब जो आपके सामने प्रश्न आने वाले हैं वो साथियों वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं, वो ऑलरेडी शब्दों में रहेंगे, उसे रैखिक समीकरण बनाना है, देन उसके बाद आपको उसका जवाब देना है, उसको हल करना है। तो आइए देर नहीं करेंगे क्योंकि साथियों अभी नहीं तो कभी नहीं, शुरू करते हैं अपने अगले चरण की एक नई
स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की। आइए तैयार होकर आगे आइए मेरे प्यारे ग्रेजुएशन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रश्नावली 3.2 का। ये प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में कई मल्टीपल तरीके से आता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी तेरे से तो 2 नंबर के प्रश्न में भी आ जाता है। कैसे पूछता है, कैसे हल करना है, ये ध्यान से देखते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। आइए पहले हम x और y की वैल्यू को निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे, हल करने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे साथियों। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया है बच्चों, 2x + 3y = 11 समीकरण 1 मान लो प्यारे बच्चों, और 2x - 4y = -24 समीकरण से 2 मान लो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर, ओके पहले तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा 2x + 3y = 11, और हो जाएगा ये 2x = 11 - 3y, और x हो जाएगा 11 - 3y अपान 2 हो जाएगा। इस बराबर का विशेष ध्यान रखना है आपको, ये बराबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब इस x को हम इसकी समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 3। क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24 है। x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 11 - 3y अपान 2 -4y = -24। गुणा करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, तो गुणा करेंगे 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर 24 दूना 48 हो जाएगा फिर बच्चों, तो -48 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट क्यों ले जाएंगे, वायरेबल जोड़ लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है 8 से 14, सॉरी 8 और 6 14 हो जाएगा, तो -14y = -48 -22, इसको ऐड करेंगे 70 आ जाएगा, तो पहले जो -14y और यहाँ पर हो जाएगा -70, 14 एकम 14, 14 पंचे 70, तो y का मान कितना हो गया, 5 हो जाएगा बच्चों। अब इस y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे पहले बच्चों, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखेंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अपना क्या, x = 11 - 3y अपान में 2 कह रहे, x = 11 - 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना है फिर बच्चों, 5 है, नीचे तुम्हारा 2 हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, x = 11 - 5 = 15, नीचे 2 हो जाएगा, x = 15 में से 11 जाएगा -4 बचा 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x = -2 आ गया, x = -2 है। अब बताओ क्या इस सवाल में x और y का मान पूछा था जी, नहीं, इस सवाल में प्यारे बच्चों m का मान पूछा हुआ है, m का मान कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखेंगे। तो आप लिखेंगे m के मान के लिए, सवाल क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों, हमारे पास सवाल है y = mx + 3, तो y की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पर 5 रख लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर m ऐसे रख लेंगे, गुणा लगा के y का x का मान 2 है, 2 रख लेंगे, +3, डिजिट को डिजिट की ओर लेकर आएंगे, तो फिर जो 5 - 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2m। अब प्यारे जो ध्यान देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 = -2m। हम इसको इधर लेकर आ सकते हैं, तो 2 अपान -2 = m, ये कट जाएगा, तो -1 = प्यारे बच्चों यम आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः x = 0, कामा, तो 0 नहीं, x = -2
तो हम y इज इक्वल टू 5 तथा m इज इक्वल टू -1 होगा, -1 होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो कैसे मैंने x और y की वैल्यू निकालने के बाद मैंने इस समीकरण में x y की वैल्यू पुट किया और m की वैल्यू को भी निकाल के दिखाया है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब हम लोग जो अपनी उड़ान को एक नई तरीके से शुरू करने जा रहे हैं, अब हम लोग जो प्रश्न लगाने जा रहे हैं प्यारे साथियों वो वर्ड प्रॉब्लम है और उसमें से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना निश्चित है, इसलिए अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा तभी आपका फायदा होगा। तो देर किस बात की, शुरू करें। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हो बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस अब हम लोग जो हल करने जा रहे हैं ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इन्हें पहले पढ़ना है, इनसे हमें समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करके उसका आंसर लेकर के आना है। साथियों सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, तीसरे का पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में हम लोग पहला करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x। ये तो बोला कि दो संख्याओं का अंतर, माना दूसरी संख्या बराबर y। इसमें दो कंडीशन है, इन दोनों का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 पे x प्लस वाई, नहीं अंतर है तो माइनस होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। समीकरण 1। स्थिति नंबर 2, ये कह रहा है कि पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो x है प्यारे बच्चों ये 3y के बराबर है। समीकरण दूसरा, फिर से समझो, दो संख्याओं का अंतर, तो पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरा हमने y मान लिया। अंतर जहां पर होगा माइनस चलेगा और जहां पर योग होगा वहां पर साथियों चलेगा प्लस। तो अंतर पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या कितना है, 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या की। समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है, तो समीकरण 2 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे डायरेक्ट। लिखेंगे पहले बच्चों, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके चलिए अब समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे जो समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर 36 है प्यारे बच्चों, सो 26 है और x के जगह पे हम रखेंगे या 3y रखेंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। क्यों रखते हैं 3y, क्योंकि x यहाँ पर x बराबर समीकरण 2 में है क्या प्यारे बच्चों, 3y है, तो x बराबर 3y हम यहाँ पर रख सकते हैं, मैंने रख दिया। तो 3y में से एक y चला जाएगा, जैसे 3 दोस्त थे और एक दोस्त माइनस मतलब चला गया, तो कितने दोस्त वैसे ही बचेंगे, 2 दोस्त बचेंगे। 2 दोस्त यहाँ पर बच गए, बराबर में 26 बच गया। अब 2 नीचे आ जाएगा मेरे बच्चों, तो y बराबर 26/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नहीं 6, तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। मैं आपको समझा सकता हूँ कि y का मान 13 आपको समझ में आ भी गया होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 क्या है बच्चों, ये है x बराबर 3 गुणे 13, क्योंकि y की जगह 13 रख देंगे, x बराबर कितना है 39। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या था, पहली संख्या 39 था, दूसरी संख्या क्या होगी 13 होगा। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या 39 और प्यारे बच्चों दूसरी संख्या बराबर 13 होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ ही सकते हैं,
पूछ भी सकते हैं। आइए अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, दो समपूरक कोण प्यारे बच्चों। कक्षा 9 में आपने पहले से ही पढ़ के रखा है कि समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोणों का योग जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं प्यारे बच्चों। ओके, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो देखा, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बताइए वो कोण कौन कौन है, कितने कितने डिग्री है। तो पहले लिखेंगे मान बड़ा कोण इक्वल टू x डिग्री, ये x मान लो, चलो हटाओ x मान लो, और मान छोटा कोण क्या मानेंगे मेरे बच्चों, छोटा कोण बराबर हम y मान लेते हैं। स्थिति 2 है तो यहां लिखेंगे स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों, स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों। यहाँ लिखा है कि दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक कोण है प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये आप याद रखेंगे। समपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर स्थिति नंबर 2 में क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। स्थिति नंबर 2 ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब x इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, x इज इक्वल टू जो आपका x है प्यारे बच्चों वो छोटे कोण से कितना अधिक है प्यारे बच्चों, 18 डिग्री अधिक है। तो क्या है y प्लस 18 डिग्री। आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ जी, आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर हम तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत किस बात की जी, दिक्कत किस बात की हो सकती है? दिक्कत यहाँ कुछ होने वाली है ही नहीं। आपको इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि बड़ा कोण जो है प्यारे बच्चों छोटे कोण से, छोटा कोण y है उससे 18 डिग्री अधिक, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आइए हम x की वैल्यू को समीकरण 2 से x की वैल्यू को 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिख देंगे आप डायरेक्ट कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ओके प्यारे बच्चों, तो हम x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 अपना क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। अब x के जगह ये मान रखेंगे y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। वो एक y यहाँ पर है और एक y यहाँ पर है, तो एक y और एक y कितना हो जाएगा, 2। जैसे एक सेव और एक सेव कितने सेव होंगे, 2 सेव हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ये घटेगा प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, घटा दो 62, 162 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 162 डिग्री होगा। अब y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 162 डिग्री अपान 2, 2 एक कम 2, 2 × 16, 2 एक कम 2, तो y बराबर हम कह सकते हैं 180 डिग्री, सॉरी 81 डिग्री आएगा। y बराबर कितना डिग्री आएगा, 180 नहीं बल्कि 81 डिग्री आएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्या करें बच्चों, रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर y प्लस 18 डिग्री करें बच्चों। तो x बराबर y प्लस y का मान कितना करें बच्चों, 81 डिग्री है, 81 डिग्री है, 81 डिग्री, हाँ 81 डिग्री है, प्लस पे बच्चों ठीक है 18 डिग्री, इसको जोड़ेंगे मेरे बच्चों तो 99 डिग्री बनेगा। तो हमारा बड़ा कोण कितने डिग्री होगा, 99 डिग्री होगा, और छोटा कोण कितना होगा, 81 डिग्री होगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और प्यारे बच्चों छोटा कोण इज इक्वल टू 81 डिग्री।
उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों की ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा। ये अभी तक हमने जो 2 प्रश्न हल किया है वो बहुत ही आसान थे, बहुत ही आसान लैंग्वेज से लगने वाले थे। अभी आगे जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो भी आसान है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस मांगेगा। इसलिए कहता हूँ हार मत मानिए, हार मत मानिए, आज मेहनत कर लो, आपका 90 प्लस मैथमेटिक्स में नंबर आएगा। बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, हमसे पढ़ लेते हैं ऑनलाइन में, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जब मैं कुछ उनसे कहता हूँ काम करो, 2-3 महीना लगातार कंटिन्यू कर ले जाते हैं, फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वो झेल नहीं पाते और फिर वो गिव अप कर देते हैं और वही उनकी हार हो जाती है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इंसान वही हार जाता है, वही जीत जाता है जो मन से हार जाता है। करो जो शरीर से कोई नहीं हारता। हर इंसान हर चीज प्राप्त कर सकता है, हर काम कर सकता है, लेकिन एक समय में सारे काम नहीं कर सकता है। एक समय में केवल एक ही काम कर सकता है प्यारे बच्चों। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, प्रभु श्री राम का नाम लीजिए और अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग अपने प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे प्रश्न को लगाने जा रहे हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए साथियों, आपके लाइफ में भी इसका कहीं ना कहीं यूज आपको देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोई क्रिकेट टीम है उसका जो कोच होता है, खिलाड़ियों का कोच होता है, उन्होंने 7 बल्ले 7 बैट्स और 6 गेंदे 6 बॉल्स को 3800 रुपये में खरीदा है। बाद में उन्होंने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक बल्ले, एक बैट्स और एक बॉल का हमें रेट बताना है, कॉस्ट बताना है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिए साथियों। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहले हम मानेंगे हमारे पास क्या है, एक बल्ला है और एक गेंद है, 2 चीजें हैं। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, माना माना एक बल्ला, एक बल्ले बोल सकते हैं, जो बोल दें, एक बल्ला जरूर लिखना, एक बल्ला, एक बल्ले लिख दो ज्यादा सही रहेगा। माना एक बल्ले की कीमत बराबर x, फिर माना एक गेंद की कीमत बराबर y मान लिया, y रुपया लिख दीजिए। चलो x इसको मान लिया हमने और y हमने इसको मान लिया। अब यहाँ पे 2 स्थिति है, एक बार वो 7 बल्ले 6 गेंद खरीद रहा है, दूसरी बार में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद रहा है। तो आइए पहले कंडीशन बना लेते हैं। तो लिखेंगे स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, स्थिति नंबर 1 प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 1 में लिखेंगे 7 बल्ले तो 7x हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस यहाँ पर 6y बराबर 3800 लेकर के चलेंगे। और दूसरा स्थिति हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा स्थिति हमारी जो बन रही है, ये बन रही है प्यारे बच्चों 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब आइए हम लोग इसको हल करना शुरू करते हैं अपने उसी मेथड से जिस मेथड से पिछले कई मिनट से हम लोग सवाल हल करते आए। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से x की मान लेने पर, जैसे समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण हमारा 2 है। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने, x का मान लेने पर, तो यहां देखेंगे तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, ये आपका x चाहिए तो 7x इक्वल टू प्यारे बच्चों 3800 माइनस 6y, और x इक्वल टू प्यारे बच्चों 3800 माइनस 6y अपान 7। ओके, ये हमारे x की वैल्यू हो गई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस x की वैल्यू को हम लोग सेकंड समीकरण में रखेंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण से हम 3 मानते हैं पहले बच्चों, लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब x के मान को समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण 2 हमारा ये प्यारे बच्चों 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 है प्यारे बच्चों। इसका मान रखेंगे तो 3 रख देंगे प्यारे बच्चों, ब्रैकेट में क्या है 3800 माइनस 6y अपान 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अंदर गुणा कर देंगे तो गुणा होगा, तो ये गुणा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 0 0 0 0 8 से 24 के 4 हाथ से लगा दो, 4 से 12 तो 14,400 माइनस 6 से 18y हो जाएगा प्यारे बच्चों। 7 से गुणा करेंगे 7 बच्चे 35 हो जाएगा, 35y बराबर में 7 से यहाँ गुणा करेंगे तो 7 0 0 7 बच्चे 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 49 3 52 के 2 हाथ से लगा 5, 7 कम 7 5 12, इधर हो जाएगा 12,250 प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होंगी। शायद लग रहा है इसको मुझे फिर से गुणा करना चाहिए, कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, फिर से गुणा करेंगे तो 7 0 0 7 बच्चे 35 3 7 49 49 3 52 के 2 हाथ से लगा 5 प्यारे बच्चों। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से गुणा कर दो, गड़बड़ लग रहा है, फिर से 7 0 0 7 बच्चे 35 के 5 हाथ से लगा 3 7 49 49 3 52 के 2 हाथ से लगा 5 प्यारे बच्चों। और 17 7 कम 7 5 12 सही है, ये एक कन्फर्म सही हो गया। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, 3 0 0 3 0 0 8 से 24 के 4 से लगा 2 3 3 का 9 9 2 11, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 11,400 आएगा। कितना यहाँ पर बच्चों 11,400 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उस साइड में ट्रांसफर कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो जब ये प्लस हो जाएगा तो माइनस में प्लस माइनस माइनस 35 में से 18 जाएगा प्यारे बच्चों, 17y बचने वाला है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400, तो 17y बराबर प्यारे बच्चों, इसको घटाते हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 4 जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा प्यारे बच्चों, और 11 में से 11 गया 0 बचेगा। तो 17 एकम 17 17 बचे 85 होता है प्यारे बच्चों, 50 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 50 आ गया। y बराबर क्या आ गया 50। अब इस y की वैल्यू को प्यारे बच्चों क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा ये है बच्चों, x बराबर 3800 माइनस 6y अपान 7। ओके, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे पहले बच्चों, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3800 माइनस 6 गुणे 50 अपान 700। ओके, अब इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 3800 पहले बच्चों क्या है, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 पंचे 300, कितना हो जाएगा 300, नीचे 7, तो x 3800 में 300 अगर पैसा तो 3500 बचेगा, नीचे 7 7 कम 7 7 बचे 35 500 आएगा। x बराबर कितना आएगा पहले बच्चों 500। हमने x किसको माना था, x हमने माना था पहले बच्चों बल्ले की कीमत को और गेंद की कीमत को y माना था, y आया है 50, x आया है 500। तो लिखेंगे अतः एक बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत 50 रुपये है या होगी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। बस एक बात याद जरूर रखेंगे, जब ये प्रश्न लग जाए तो लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिखें, जिससे आपका सवाल एकदम सही तरीके से लगता है, बिना कोई डाउट के कि ये सवाल गलत कोई कर ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में से जो 6 प्रश्न है, अभी 3 प्रश्न हमको और लगाना है, उसके बाद आपकी प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो जाएगी और आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ओके, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है या किया जाता है।
10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितना किराया है, कितना भाड़ा देना पड़ेगा? अब एक तरीके से सोच के देखिए, मान लेते हैं कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां से कोई मार्केट है, वहां तक मार्केट जाने का भाड़ा जो है फिक्स है। अब यदि उसके बाद आगे जो व्यक्ति जैसा जाता है उसको उतने ही किलोमीटर के हिसाब से अलग से किराया देना पड़ता है। और जो नियत भाड़ा कुछ इस प्रकार से है कि यदि आप अपने गांव से मार्केट तक जाते हैं तो जो भाड़ा है उतना ही पड़ेगा, चाहे बीच रास्ते में ही रुक जाएं या कुछ ही दूरी पर जाकर के रुक जाएं, आपको उतना ही किराया देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नियम आपको देखने का मौका जरूर मिला होगा। तो आइए उसी पर आधारित एक प्रश्न हमारे जीवन से है, उसको हम लोग हल करते हैं। कैसे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दो चीजें, एक नियत भाड़ा है और एक साथियों क्या है, एक क्या है पहले बच्चों, एक अतिरिक्त भाड़ा है। दोनों को मानते हैं तो लिखेंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे हल। लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया, ठीक है, माना अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। प्रति किलोमीटर लिख देंगे या वैसे लिख दें, दोनों सही हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, भाड़ा जो है वो x रुपया प्रति किलोमीटर है और y रुपया प्रति किलोमीटर है। अब कोई व्यक्ति है जो पहले जाता है 10 किलोमीटर, उसको 105 रुपये भाड़ा देना पड़ता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा और वो देगा 155 रुपये भाड़े। तो आइए सबसे पहले हम स्थिति के हिसाब से समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे पहले बच्चों स्थिति नंबर 1। पहले बच्चों क्या लिखेंगे? स्थिति नंबर 1। तो लिखेंगे पहले बच्चों जो 10 किलोमीटर जो है वो अतिरिक्त दूरी है, नियत दूरी नहीं है, नियत दूरी नहीं है। तो लिखेंगे पहले बच्चों x प्लस 10y बराबर 105 रुपये। और प्यारे बच्चों हमारी जो स्थिति नंबर 2 है, स्थिति नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है? x प्लस 15y इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 155 रुपये। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए समीकरण प्यारे बच्चों 1 से x का मान लेने पर, x का मान जब लेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? x प्लस 10y बराबर हमारा 105 प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 105 माइनस 10y। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिख देंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग, लिखेंगे x के मान को समीकरण, x के मान को समीकरण 3 मान सकते हैं आप, समीकरण 2 में रखने। समीकरण 2 आपका क्या ये है पहले बच्चों, x प्लस 15y बराबर 155। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे पहले बच्चों। x की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखेंगे, तो 105 माइनस 10y, तो यहाँ पर कितना बच्चों प्लस 15y बराबर 155। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे, वेरिएबल घटा देंगे, तो प्लस माइनस 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 5y बराबर, और इधर जाएगा 155 माइनस उधर जाएगा तो 105 जाएगा पहले बच्चों, क्योंकि ये डिजिट है, डिजिट की ओर लेकर जाएंगे तो ये जाएगा 5y बराबर, यहाँ पर 50 बचने वाला है। कितना बचने वाला है पहले बच्चों 50 बचने वाला। कुछ समझ में आ रहा है? 50 बचने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 105 घट जाएगा, 5 कम 5 दाम में 50। तो y बराबर 10 रुपया, y बराबर कितना आ गया 10। मतलब प्यारे बच्चों जो अतिरिक्त भाड़ा है वो 10 रुपया है। कितना है 10 रुपया किलोमीटर है, 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से। अब देखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पड़ते हैं। लिखेंगे पहले बच्चों, ध्यान से देखेंगे तभी आप सारी चीजें समझ पाएंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा ये प्यारे बच्चों क्या x इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x इक्वल टू
105 माइनस 10 गुणे 10 प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 105 माइनस 100 हो जाएगा और x इक्वल टू 5 हो जाएगा। मतलब नियत भाड़ा कितना है प्यारे बच्चों, नियत भाड़ा हमारा 5 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 रुपया है। अब आइए ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा 5 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया, या इसको प्रति किलोमीटर लगा दो, प्रति किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर है। ये तो पता चल गया पहले बच्चों कि नियत भाड़ा कितना है और अतिरिक्त भाड़ा कितना है। अब एक चीज और समझते हैं पहले बच्चों, इसमें ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, के लिए भाड़ा, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, x प्लस 25 वाई। x फिक्स भाड़ा है और y क्या अतिरिक्त भाड़ा है प्यारे बच्चों। तो आपको ये 5 रुपया तो देना ही देना है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो उसका किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। तो x 5 रुपया हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 25 गुणे 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 250 हो जाएगा प्यारे बच्चों 255। तो लिख देंगे अतः 255 प्यारे बच्चों, लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा 255 रुपया होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते प्यारे बच्चों तो याद रखिए आपको लगातार उलझने होंगी और आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास खत्म होने के बाद प्यारे साथियों आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। यह क्लास खत्म होने के बाद वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि कहा गया है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आइए अभी हमें कितने प्रश्न पढ़ने हैं, 2 प्रश्न और पढ़ने हैं और उसको अच्छी तरीके से समझना भी है। जैसे मैं कहता हूँ बार बार साथियों, गिरा का हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। गिरा का हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं न तक बैठ करे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अपने इस प्रश्न को भी हल। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर लिखना मैं भूल गया, क्या हर लिख लीजिए यहाँ पर पहले बच्चों इस प्रश्न में। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से हल करना सिखाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे पहले बच्चों हल, लिखेंगे मान, अंश बराबर आप x मान लेंगे, माना हर बराबर आप y मान लेंगे, तब वह भिन्न जो होगी x अपान y होगी। अब स्थिति नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों। स्थिति नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि अंश में, अंश को हम x मान लिए हैं, हर को y मान लिए हैं, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो स्थिति नंबर 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 2 अपान y प्लस 2 बराबर 9/11। ओके, इसको हल कर लेते हैं पहले बच्चों। तो 11 एकम 11x हो जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर में 9 एकम 9y हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट क्यों ले जाएंगे, वेरिएबल को वेरिएबल क्यों ले जाएंगे। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 बन जाएगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं पहले बच्चों स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो देखेंगे ध्यान से, x प्लस 3
अपान वाई प्लस 3 प्यारे बच्चों। और इस बार भिन्न कैसा हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे बराबर में 5/6। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 एकम 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, बराबर में 5 एकम 5 वही हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को लाएंगे और हम नंबर को नंबर को लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो जो होगा 6x माइनस 5y बराबर प्यारे बच्चों -3, समीकरण 2। अब आइए इसको अच्छी तरीके से हम लोग हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान लेने पर, तो पहले जो समीकरण 1 अपना क्या है कि 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है। तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y और ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे पहले बच्चों, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपान 11 हो जाएगा। क्योंकि पहले बच्चों ये माइनस में 9y था, उस साइड में जाएगा तो प्लस का 9y हो जाएगा। हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, हमारे पास 11 ही x था, तो कैसे करेंगे, 11 नीचे आ जाएगा पहले बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण हम लोग 3 मान सकते हैं और पहले x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। ओके, तो लिख देंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपना क्या है पहले बच्चों, समीकरण 2 अपना हमारा ये है। तो 6x माइनस 5y बराबर -3। x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 6 ब्रैकेट में -4 प्यारे बच्चों प्लस 9y अपान में 11 माइनस 5y बराबर में -3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले बच्चों। 6 चौको 24, पहले ब्रैकेट से गुणा करो। 6 चौको 24 माइनस का प्लस 9 चौको 54 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 54y माइनस 11 5 55, 55y हो जाएगा प्यारे बच्चों बराबर में 11 3 33 -33 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल को सेट करेंगे। तो प्लस माइनस -55 में 54 जाएगा तो -y बचेगा और -33 और प्लस 24 कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 9 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे बच्चों, ये 9 बचेगा, क्योंकि 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा प्यारे बच्चों। तो माइनस y इक्वल टू -9, y से माइनस हट गया, y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस y की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे और हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे पहले बच्चों, अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अपना क्या है बच्चों, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपान 11 का बच्चों। तो x इक्वल टू -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 11 का y का मान 9 है प्यारे बच्चों अपान में 11 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो देखिए x इक्वल टू 9y 81 -4 प्लस प्यारे बच्चों 81, नीचे में 11। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 81 में से 4 जाएगा तो 77 बचेगा, 77 बटा 11, 11 कम 11 11 77। x का मान कितना आ जाएगा, 7। x का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। तो हमें बताना हुआ भिन्न कौन सा है, उस भिन्न का मान बताना। तो लिखेंगे अतः वह भिन्न x अपान y बराबर, x का मान 7 प्यारे बच्चों और y का मान 9 प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को हल किया और इसका आंसर x अपान y बराबर 7/9 है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत, तो आइए ध्यान से देखेंगे। अगर समीकरण 1 की बात करें, देखते हैं x का मान अगर 7 रखेंगे 7 2 9 मतलब सही है, y का मान 9 रखेंगे 9 2 11 सही है। समीकरण 2 में भी आप सेट कर सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखेंगे। 7 3 10, 9 3 12, 10/12 को 2 से काटेंगे 5/6 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से x और y का मान यहाँ रख करके समीकरण में आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 5वां सवाल भी समझ में आएगा
और आइए इसी क्रम में हम अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं साथियों। जो ये प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आयु से रिलेटेड प्रश्न है, जो हमारे एज है, एज से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके सामने जरूर आते रहते हैं और आपसे लोग पूछते रहते हैं। अब आज के बाद इसका जवाब जरूर दीजिएगा। सवाल लिखा हुआ साथियों, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुणित हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? आइए सबसे पहले मैं शुरुआत कैसे करूंगा, सबसे पहले हल लिखता हूं, आपको भी लिखना चाहिए। सबसे पहले मानिए, क्या मानिए? इसकी वर्तमान आयु मानिए, किसकी आयु? जैकब की मानिए और उसके पुत्र की भी आयु मानिए। तो पहले लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु बराबर एक्स। माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक, स्थिति नंबर 1 क्या कह रही है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, स्थिति नंबर 1 क्या साथियों? ये है हमारे पास 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जो है जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद में प्लस लगता है, x + 5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसकी प्यारे बच्चों अपने पुत्र के 5 गुनी के बराबर हो जाएगी। कितना? 5 गुनी नहीं है, कितना? 3 गुनी है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, फिर से समझिए। जैकब अभी x साल का है, 5 साल बाद x + 5 साल का हो जाएगा। उसका पुत्र भी अभी y साल का है, तो 5 साल बाद y + 5 हो जाएगा। लेकिन जो 5 साल बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। ओके, ऐसा समझते हैं। आज कोई अगर 10 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा? 15 साल का होगा। तो वही तो 5 हमने जोड़ दिया। अगर अभी वो x साल का है तो 5 साल बाद कितने साल का होगा? x + 5 साल का होगा। और दूसरी बात, उसका पुत्र कितने का हो जाएगा? y + 5 का होगा। और जब 5 साल बाद जो जैकब है अपने पुत्र की आयु 3 गुने के बराबर, इसलिए मैंने 3 से गुणा कर दिया। अब आइए इसको हल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, x + 5 प्यारे बच्चों बराबर में 3y + 3 × 5 = 15। डिजिट को डिजिट की ओर लाएंगे, वेरिएबल को वेरिएबल की ओर लाएंगे। x - 3y, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर में 15 - 5 प्यारे बच्चों। तो x - 3y बराबर हो जाएगा 10। समीकरण 1 प्यारे बच्चों। ओके, अब स्थिति नंबर 2 लेते हैं। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व में माइनस लगता है तो लिखेंगे प्यारे बच्चों 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु मतलब प्यारे बच्चों x - 5, 5 साल अभी x साल का जैकब है और 5 साल पहले कितने का? x - 5 का होगा। इसका x - 5 किसके बराबर है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखेंगे, ये 5 साल पहले अपने उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, मतलब 7 ब्रैकेट में y - 5। इसको समझते हैं। x - 5 प्यारे बच्चों 7y, 7 × 5 = 35 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे, सारी चीजें तभी समझ में आएंगी। हम इसको इधर लेकर आएंगे, वेरिएबल इधर लाएंगे, नंबर उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x - 7y = -35 + 5 हो जाएगा। x - 7y बराबर -30, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब आइए इस समीकरण को बनाने के बाद हम यहाँ से x और y की वैल्यू को निकालेंगे, जिसके द्वारा हम लोग जैकब और उसके पुत्र के वर्तमान आयु को पता लगा सकते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सभी को पता चल गया होगा। समीकरण 1 से x का मान लेने पर, अब जो x का मान कितना है लेंगे, समीकरण 1 हमारे पास ये है x - 3y = 10। अब हम x की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा x = 10, ये उधर जाएगा माइनस, उधर जाएगा प्लस में,
प्लस 3y, क्योंकि इस समीकरण से 3 मान सकते हैं प्यारे बच्चों। जब ये माइनस में इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे प्यारे बच्चों, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपना क्या है जो ये है, ये क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30 है, और x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y माइनस 30। अब क्या करेंगे, डिजिट को डिजिट की ओर ले जाएंगे, इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 में से 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4y बचेगा, और यहाँ पर माइनस 30 और माइनस 10, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब माइनस 4y माइनस माइनस प्लस माइनस 40 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दाम में 40, तो y का मान कितना हो गया 10। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, ये प्यारे बच्चों x इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब हम इसको यहाँ पे हल करते हैं, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 गुणे y का मान 10 आया है, y का मान 10 आया है, x बराबर 10, 30 धाम में 30, 3 धाम में 30, x बराबर कितना आएगा 40। x हमने किसको माना था, जैकब की आई को, y किसको माना था, हमने माना था साथियों उसके पुत्र की आई को। तो लिखेंगे प्यारे साथियों, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। यह है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसका x और y का मान निकाल करके इसके एज मैंने बता दिया। अब इसको हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। आइए इसको चेक करते हैं, ध्यान से देखेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, कितना आ गया 40 आ गया। 40 में 5 जोड़ो 45 हो गया, इधर हमारा कितना आ गया 45 आ गया। अब ये y की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 में 5 जोड़ो 15 या 45 आया कि नहीं आया, दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं। तो याद रखें, इस तरीके से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 40 5 45 हो जाएगा, y की वैल्यू 10 आया, यहाँ पे रखेंगे 10 5 15 या 45, दोनों तरफ 45 आ गए, मतलब हमारा आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, यदि आपने शुरू से लेकर अंत तक साथ दिया है, इस पूरी वीडियो को साथ से सही तरीके से देखा है, तो प्रश्नावली 3.2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। भले आपने थोड़ा थोड़ा करके देखा है, कम कम करके देखा है, लेकिन प्यारे साथियों मुझे विश्वास है कि आप प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार हो गए होंगे। बस आपको करना क्या है, क्लास खत्म होने के बाद रेस्ट करिए, फिर इसको कुछ समय के बाद एक बार रिवीजन जरूर करिए, बुक उठाइए, रफ उठाइए और बिना किसी मदद के लगाने का प्रयास करिए। अगर वो प्रश्न लग जा रहे हैं, मतलब आप सक्षम हो चुके हैं उन प्रश्नों को लगाने के लिए। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो चाहे जितना पढ़ लें, फिर आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आप चिंतित रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेकार जाएगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। बहुत ही जल्द मैं आपको एक नए तरीके से और चीजें समझाने वाला हूं। जैसे आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज इस वीडियो में हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि से शब्दों के प्रश्नों को हल करने के लिए शब्दों से साथियों रैखिक समीकरण बनाना, फिर उसको हल करना, या डायरेक्ट रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। जैसे मैंने बताया वैसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपका अंक भी बहुत ही अच्छा आएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्रजेश स्टडी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल को। अगर चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लो आज ही और अभी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर कर दो जिन्हें मैथ से डर लगता है। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों।